गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट सेकेंड में हम फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं कॉमन सभा। कॉमन सभा की कार्य और शक्तियां। कॉमन सभा की कार्य और शक्तियों को हम एक ग्राफ से समझेंगे। पहला है इसमें विधि निर्माण की शक्ति। दूसरी है इसमें कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। तीसरा है वित्तीय कार्य। चौथा है अन्य कार्य। तो विधि निर्माण की जो शक्ति है यानी कि कानून निर्माण संबंधी जो शक्तियां हैं वो कॉमन सभा को प्राप्त है। कॉमन सभा जो है वो ब्रिटेन के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। लॉर्ड सभा की और कानून और कॉमन सभा की और सम्राट की स्वीकृति जो है वो कानून बनाने के लिए आवश्यक है, लेकिन जो मेन स्वीकृति आवश्यक है वो कॉमन सभा की भी आवश्यक है। यानी कि किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि विधि निर्माण की शक्ति में कॉमन सभा को किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। कॉमन सभा इंग्लैंड में उच्चतम कानून निर्मात्री संस्था है। यह इंग्लैंड में उच्चतम कानून निर्मात्री संस्था है। दूसरा है इसमें कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। यानी कि कॉमन सभा की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां जो है वो हम देखेंगे। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियों के अंतर्गत है कि ब्रिटेन में कार्यपालिका पर नियंत्रण केवल कॉमन सभा का ही है, लॉर्ड सभा का नहीं है। मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति पूर्ण उत्तरदायी है। पहला जो है वो तो है कि मंत्रिमंडल
कॉमन सभा के प्रति पूर्ण उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति पूर्ण उत्तरदायी है। कॉमन सभा के जो सदस्य हैं वो मंत्रियों से प्रश्न अथवा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये सभी प्रस्ताव भी पास कर सकते हैं। कॉमन सभा के सदस्य मंत्रिमंडल से प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। वे काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, व अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकते हैं। इस तरह से मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो कॉमन सभा के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं और ये कॉमन सभा के सदस्य मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछ सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव आदि पारित कर सकते हैं। अगला है वित्तीय कार्य। इंग्लैंड में एक कहावत है कि राजकोष जनता के अधिकार की वस्तु है। यही कारण है कि जनता की कॉमन सभा को बजट के अंतिम अधिकार प्राप्त है। बजट का अंतिम अधिकार प्राप्त है। दूसरा है बजट के संबंध में कॉमन सभा का एकाधिकार भी माना जाता है। कॉमन सभा का एकाधिकार माना जाता है। वित्त विधेयक भी कॉमन सभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किए जाते हैं और लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को 1 माह तक रोक सकती है। 1 माह का समय अगर बीत जाता है और यदि लॉर्ड सभा उस विधेयक को पास नहीं करती है, वित्त विधेयक को, तो वो स्वतः ही पास माना जाता है। लॉर्ड सभा 1 माह तक वित्त विधेयक रोक सकती है। यदि 1 माह बीत जाए तो वह विधेयक स्वतः ही पास हो जाता है। स्वतः ही पास हो जाता है। ये वित्तीय कार्यों के अंतर्गत ब्रिटेन में ये अधिकार प्राप्त है। अन्य कार्यों में जनता की राय की अभिव्यक्ति
जनता की राय है उसकी अभिव्यक्ति करना कॉमन सभा का कार्य है। अन्य कार्य में दूसरा है लोगों को शिक्षण देना, यानी राजनीतिक शिक्षण देना लोगों को। और तीसरा है जनता की शिकायतें दूर करना, जनता के कष्ट दूर करना। नोट कर लीजिए आपने, ये कॉमन सभा की शक्ति है, विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन ये जो है माना जाता है। कॉमन सभा जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। कॉमन सभा विधि निर्माण का काम करती है, साथ ही कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, वित्तीय कार्य करती है और अन्य कार्यों के अंतर्गत भी वो बहुत से कार्य करती है। विधि निर्माण में किसी भी विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो कॉमन सभा को ही प्राप्त है। यह इंग्लैंड की सबसे उच्चतम कानून निर्मात्री संस्थाओं में जानी जाती है। दूसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिमंडल जो है वो कॉमन सभा के प्रति पूर्ण उत्तरदायी है। कॉमन सभा के सदस्य मंत्रिमंडल से पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। वे काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव व अविश्वास प्रस्ताव भी पास कर सकते हैं। कुछ वित्तीय कार्य भी कॉमन सभा करती है, जिसके अंतर्गत बजट का अंतिम अधिकार जो है वो प्राप्त है कॉमन सभा को। बजट के संबंध में कॉमन सभा का एकाधिकार माना जाता है। लॉर्ड सभा 1 माह तक वित्त विधेयक रोक सकती है। यदि 1 माह बीत जाए तो वह विधेयक स्वतः ही पास माना जाता है। और कुछ अन्य कार्य भी है जिनके अंतर्गत जनता की राय की अभिव्यक्ति करना, लोगों को शिक्षण देना, जिसमें राजनीतिक शिक्षण प्रमुख है। साथ ही इसमें जनता की शिकायतें व कष्टों को दूर करना, ये भी कॉमन सभा का कार्य और शक्तियों के अंतर्गत आता है। नोट कर लीजिए आप इसे।
विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन पहला है इसमें कॉमन सभा संसद का पर्याय बन गई है। आज जो है ब्रिटेन में कॉमन सभा जो है वो संसद का पर्याय बन गई है, यानी कि संसद का रूप ग्रहण करती जा रही है। ब्रिटेन में कॉमन सभा संसद का पर्याय बन गई है। दूसरा बताया कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अभाव जो है वो ब्रिटेन में पाया जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अभाव जो है वो पाया जाता है ब्रिटेन में। इसीलिए भी संसद जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। इसके अलावा संविधान में संशोधन का अधिकार जो है वो भी कॉमन सभा को प्राप्त है। संविधान में संशोधन का अधिकार वो भी कॉमन सभा को प्राप्त है। चौथा है लॉर्ड सभा की गौण शक्तियां। लॉर्ड सभा की जो शक्तियां हैं वो भी गौण मानी जाती है, यानी कि लॉर्ड सभा की जो स्थिति है वो दयनीय है कॉमन सभा की तुलना में। कॉमन सभा शक्तिशाली संगठन है, कार्यपालिका पर भी कॉमन सभा का ही नियंत्रण है, अतः कॉमन सभा ही अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। ये है आपके कॉमन सभा ब्रिटेन की, जिसे संसद भी कहा जा सकता है। इसके बाद में है आपके लॉर्ड सभा। ब्रिटेन में एक जो चीज पास की गई है या एक जो चीज ब्रिटिश संविधान में देखी गई है वो व्यवस्था है प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था। ये आपके न्यूटाइप में आ जाता है। प्रदत्त व्यवस्थापन ब्रिटेन से ही भारत ने भी व्यवस्था ग्रहण की है। ये विधि निर्माण के संबंध में है। प्रदत्त व्यवस्थापन से तात्पर्य है कि अधीनस्थ सत्ता जैसे मंत्री द्वारा संसद द्वारा प्रदत्त व्यवस्थापन कार्य संपादित करना अथवा मंत्रियों या विभागों द्वारा आदेशों तथा विनियमों के अंतर्गत पूरक कानूनों का निर्माण करना। इसका मतलब ये होता है कि आज व्यवस्थापिका के पास इतना कार्य है, व्यवस्थापिका जो है उसके पास इतना कार्य है कि वह अपनी शक्तियां जो है हस्तांतरित कर रही है, यानी दे रही है कार्यवाही को या अन्य संस्थाओं को, तो उसके इस अधिकार को ही प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। तो फाइनल के अनुसार परिभाषा लिख लीजिए। फाइनल के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए प्रदत्त व्यवस्थापन सार्वभौमिक है।
समस्त व्यवस्थापिकाएं जो हैं विभागों को कानून बनाने की शक्तियां हस्तांतरित कर रही हैं। विभागों को कानून बनाने की शक्तियां हस्तांतरित कर रही है। और यही जो शक्तियां हैं वो प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाती है। इसे अनेक नामों से पुकारा गया है, जैसे अधीनस्थ व्यवस्थापन, इसे अनेक नामों से पुकारा गया है। जैसे अधीनस्थ व्यवस्थापन, उपव्यवस्थापन, अधीनस्थ व्यवस्थापन, उपव्यवस्थापन, विभागीय व्यवस्थापन, प्रशासनिक व्यवस्थापन, आदि। ये जो प्रदत्त व्यवस्थापन है वो एक ऐसी व्यवस्थापिका यानी कि संसद जो है उसके पास कानून बनाने के लिए इतना समय नहीं है, या वो इतने ज्यादा उसके पास वर्कलोड है, काम है कि वह अपनी कानून निर्माण की जो शक्तियां हैं वो कुछ विभागों को हस्तांतरित कर देती है, यानी बांट देती है। ये अनेक नामों से ये पुकारा गया है, जैसे अधीनस्थ व्यवस्थापन, अपने अगर अधीनस्थ को दिया है उसने तो अधीनस्थ व्यवस्थापन, अगर उसने संसद के समकक्ष किसी उसको दिया है तो उपव्यवस्थापन, अगर किसी विभाग को दिया है तो विभागीय व्यवस्थापन, अगर प्रशासन को दिया है तो प्रशासनिक व्यवस्थापन। तो ये प्रदत्त व्यवस्थापन की जो व्यवस्था है ये अपने कार्य करने की शक्ति या फिर अपने जो कानून निर्माण की जो शक्ति है उसका बांटना है, उसको देना है अन्य विभागों को, अन्य संस्थाओं को, अपने अधीनस्थों को। तो यही जो प्रक्रिया है वो प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाती है। कार्य करने की जो शक्ति है वो किसी अन्य विभाग को, अन्य संस्था को देना ही प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाता है। तो फाइनल के अनुसार ये परिभाषा है प्रदत्त व्यवस्थापन की। इसके कुछ लाभ भी है प्रदत्त व्यवस्थापन के, कि क्या लाभ है इसके। पहला लाभ तो ये है कि संसद का समय बच जाता है। संसद के समय का कम व्यय होता है।
जो संसद का समय है उसका व्यय कम होता है, इससे कानूनों को लचीलापन प्राप्त होता है। दूसरा है इससे कानूनों को ये आपके इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली आपके 2 नंबर में आता है, ये वाला प्रदत्त व्यवस्थापन वाला क्वेश्चन। कानूनों को लचीलापन प्राप्त होता है। तीसरी जो लाभ है वो है इससे कानून निर्माण में विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त की जा सकती है। जा सकती है। चौथा है इससे संकट काल का सामना किया जा सकता है। पांचवा है इससे प्रभावित हितों से चर्चा की जा सकती है। प्रदत्त व्यवस्थापन के कई लाभ हैं जो कि हम देख रहे हैं कि संसद को लेकर प्रदत्त व्यवस्थापन के कई लाभ हैं। लास्ट इसमें है इससे आवश्यकता या परिस्थिति के अनुसार कानूनों में परिवर्तन किया जा सकता है। लास्ट है छठा इससे आवश्यकता अनुसार परिस्थितियों में कानूनों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रदत्त व्यवस्थापन की जो व्यवस्था है ये पाई जाती है ब्रिटिश संविधान में और व्यवस्थापिका यानी कि वहां की जो संसद है उसका ये अधिकार है प्रदत्त व्यवस्थापन का कि यदि उसके पास कार्य ज्यादा है, व्यवस्थापिका के पास कार्य ज्यादा है तो वह अपने अधीनस्थ विभागों को, अधीनस्थ जो प्रशासनिक विभाग है उन्हें अपना जो ये कानून निर्माण का जो कार्य है, जो शक्ति है वो दे सकती है, हस्तांतरित कर सकती है। यही जो शक्ति है इसको देने को ही प्रदत्त व्यवस्थापन कहा जाता है। इसके बहुत सारे लाभ है। संसद का समय है वो कम व्यय होता है, कानूनों को लचीलापन प्राप्त हो जाता है, कुछ विशेषज्ञ होते हैं विभागीय विशेषज्ञ उनकी सहायता भी मिल सकती है, संकट काल में सामना किया जा सकता है, इससे प्रभावित हितों की चर्चा की जा सकती है और आवश्यकता अनुसार परिस्थितियों में कानूनों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो ये प्रदत्त व्यवस्थापन के कुछ लाभ हैं जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। और प्रदत्त व्यवस्थापन का जो क्वेश्चन है
बनता है। आपका ये कॉमन सभा जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लॉर्ड सभा का